ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन कुमार। शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। इजराइल ईरान तनाव कम होने से सप्लाई की चिंता में आई कमी से कच्चे तेल पर आज भी दबा ब्रेंट क्रूड का भाव $67 के करीब। कॉमेक्स एमसीएक्स पर भाव $5,580 के करीब। पिछले हफ्ते 13% तक टूट गए थे ब्रेंट क्रूड के दाम। सुरक्षित निवेश की मांग घटने से एक महीने के निचले स्तरों पर फिसला सोना। एमसीएक्स पर भाव $95,500 के करीब, रिकॉर्ड से $5500 नीचे। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स $3290 के पास और स्पॉट गोल्ड $3280 के करीब। चांदी में आज सीबी दायरे में हो रहा है कारोबार। कॉमेक्स पर चांदी $36 के नीचे। एमसीएक्स पर भाव $1,05,500 के करीब। बेस मेटल्स में आज दायरे में हो रहा है कारोबार। कॉपर का भाव $895 के करीब। एल्युमिनियम वायदा $248, लेड $180। जिंक का वायदा $260 के करीब पहुंचा। कॉमेक्स पर कॉपर 3 महीने की ऊंचाई पर। हल्दी को छोड़ सभी मसालों में मांग बरकरार। करीब 1.5% की तेजी के साथ जीरा का वायदा $20,400 के करीब। आधे % की तेजी के साथ धनिया का वायदा $7,200 के ऊपर। हल्दी का वायदा हल्की मुनाफा वसूली के साथ $14,000 के पास। ग्वार में भी आज तेजी लौटी। करीब 1% की मजबूती के साथ ग्वारगम का वायदा $9,550 और ग्वार सीड का वायदा $5,150 के ऊपर। देश भर में मानसून की हुई एंट्री। समय से 9 दिन पहले पूरे देश में पहुंचा मानसून। दिल्ली से यूपी तक भारी बारिश का अलर्ट। देश के कई राज्यों में भी भारी बारिश की है चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मर्स की। बात करते हैं फार्मर्स को लेकर। हमने एक नया मुहिम चला रखा है। जो भी किसान अपने खेती से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं वो हमें भेज सकते हैं। उनकी परेशानियों को हम ईटी नाउ स्वदेश पर दिखाएंगे और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएंगे। तो आप अपना वीडियो बनाएं, भेजें। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। अगर आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी इस नंबर पर आप अपनी समस्याएं भेजें। किसान की समस्याएं अब देश की समस्याएं बनेंगी और सरकार तक आपकी आवाज़ जरूर पहुंचेगी। तो हमारी मुहिम यही है कि ईटी नाउ स्वदेश के प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को प्लेटफॉर्म देना और किसानों की आवाज़ देश की आवाज़ बने। इस मकसद से हम काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले बुलियन मार्केट की, सोने चांदी की। सोना देखें तो $5500 तक सस्ता हो चुका है रिकॉर्ड स्तरों से। क्या कुछ होने वाला है चांदी में? हालांकि आज सीमित दायरे में कारोबार है। क्या चांदी में वापस से तेजी लौटेगी? ये सवाल आपके मन में होगा। तमाम सवालों के जवाब देंगे 3 एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, बिटूपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से और साथ ही दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिटूपन जी, सबसे पहले गोल्ड में बताइए, $5500 तो गिर चुका है और गिरने की संभावना है क्या? अभी लग रहा है कि कोई अगर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं हो तो लग रहा है कि गोल्ड का भाव 92,000 से 90,000 तक भी पॉसिबल है। और स्पॉट गोल्ड में यहाँ से $100 का गिरावट एक्सपेक्टेशन है। $3,200 के आसपास बाजार गिर सकता है। और जो लास्ट वीक आपने भी बात किया था कि एक टाइम करेक्शन का फेज आ गया, क्या अभी थोड़ा करेक्टिव फेज में बाजार आ गया है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से थोड़ा ईज ऑफ हुआ है, डिस्पाइट यूक्रेन और रशिया का एक नया ट्रिगर है, लेकिन वो काफी पुराना डेवलपमेंट है और मार्केट ने काफी हद तक डाइजेस्ट किया। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कोई पैनिक सिनेरियो फिलहाल सामने नहीं नजर आ रहा है। तो डिस्पाइट डॉलर इंडेक्स थोड़ा वीक ही हो, लेकिन तब भी लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा टाइम करेक्शन फेज है, फ्रेश तेजी नहीं है। और यहाँ से कोई पुल बैक में मेरे हिसाब से गोल्ड इज ए सेल। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से मिनिमम तो $100 गिरना चाहिए इमीडिएटली, जो 3,200 का है। और एटलीस्ट एमसीएक्स में 94,400 टू 94,300
300 का लेवल छूना चाहिए। अभी फिलहाल भाव है 95,800 आफ्टर द पुल बैक। ओके, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से और फॉल एक्सपेक्टेड है? अगर इस तरह की जो रिस्क प्रीमियम मिल रहे थे, जो अनिश्चितताएं थी, अगर वो कम होती हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर और गिरावट देखने को मिल सकती है। दिव्या, आप बताइए, आप लोगों की एनालिसिस क्या है? आप अपने क्लाइंट्स को गोल्ड में क्या बता रहे हैं? गुड मॉर्निंग विष्णुमोहन जी। गुड। गोल्ड प्राइस की बात करें तो लास्ट फ्राइडे हमने देखा कि हमें ऑलमोस्ट 2% का करेक्शन देखने मिला कॉमेक्स के अंदर। वन ऑफ द मेन रीजन है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है बिटवीन इन मिडल ईस्ट वो ईज डाउन हुआ है, तो उसके वजह से जो रिस्क प्रीमियम था वो घटता हुआ दिखा। और साथ ही साथ जो डेटा आए थे यूएस के और से इकोनॉमिक डेटा वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, तो इन्वेस्टर ने जो अपना पैसा है वो एलोकेट किया है टुवर्ड्स अ रिस्कियर एसेट। तो जो एक शिफ्ट देखा हमने कि बुलियन से पैसा निकल के रिस्कियर एसेट की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो एज ऑफ ना फंडामेंटल्स मुझे थोड़े से गोल्ड के लिए वीक ही दिख रहे हैं। अगर मैं टेक्निकली बात भी करूं तो कॉमेक्स में एक डेली चार्ट पे ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। नियर टर्म में मुझे दिख रहा है कि अगर प्राइजेस 3270 के नीचे सस्टेन रहते हैं तो 3150 का भाव भी आ सकता है एक से एक महीने के अंदर अंदर। इंट्राडे की बात करूँ तो 96,000 का अगर रेट आता है तो वहां पे बेच के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 96,200 का रखे और टारगेट नीचे में 95,700 का मेंटेन करके चले। तो ये सलाह आपको भी लग रहा है? और भी बड़ी गिरावट भी आपको लग रही है क्या दिव्या? आपको लग रहा है कि 92 की जो बात कर रहे थे विठुपन जी, आपको भी लग रहा है इस तरह की संभावनाएं आगे? हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमेक्स में हमें 3150 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट। अगर ये रेट आता है तो आराम से 4 से 4.5 हजार का पॉइंट का डिप आ सकता है एमसीएक्स के अंदर। ओके, चांदी में, चांदी को लेकर क्या राय दे रहे हैं दिव्या? चांदी में अभी फिलहाल प्राइजेस जो है कंसोलिडेट हो रहे हैं 1,04,000 से लेके 1,09,000 के बीच में। तो जब तक ये ट्रेडिंग बैंड जो इंटैक्ट है तो एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये प्राइसेस के बीच में ही चांदी जो है ट्रेड करेगा। अपन जो सेल ऑफ जो हमें देखने मिला है बुलियन के अंदर तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें चांदी में भी देखने मिल सकता है। अभी मैं बात करूं पोजिशनली तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर प्राइजेस 1,07,500 के करीब आता है तो वहां पे हम बेच के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम ऊपर में 1,08,500 का रखें और नीचे में जो टारगेट है 1,05,500 का मेंटेन करें। चलिए, चांदी पे बात हो गई, गोल्ड पे आपसे बात होगी, चांदी पर विठुपन जी की भी राय ले लेते हैं। विठुपन, आप बता दें चांदी पर आपकी राय। चांदी में देखिए इतना वीकनेस नहीं है, बस एक कैंडल गिरा था और अभी थोड़ा वहां पे कोई इंडिसिव बिहेव जैसा कर रहा है। तो एमसीएक्स में भाव एक है 1,05,000 का एक सपोर्ट है, सिल्वर जो सितंबर है वो ब्रेकआउट करता है तो ये थोड़ा हो जाएगा एक हेड एंड शोल्डर जैसा भी हो रहा है, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए थोड़ा इंडिसिव एरिया में है। लेकिन एक बात ये भी है कि 1,08,400 के ऊपर जब तक बाजार उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तो फ्रेश तेजी फिलहाल के लिए नहीं है। तो यहाँ पे भी थोड़ा साइडवेज रहेगा या थोड़ा डिक्लाइनिंग भी हो सकता है, लेकिन डिक्लाइन होने के लिए 1,05,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल एकदम रेंजिंग है सिल्वर के लिए और मोर क्लियर डायरेक्शन है गोल्ड। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में पूरी क्लैरिटी है और सिल्वर में थोड़ा इंडिसिवनेस अभी है फिलहाल। कच्चा तेल पिछले हफ्ते काफी टूट गया था, करीब करीब 13% की गिरावट दिव्या गगलानी जी दिखी थी। क्या इस हफ्ते और गिरावट बची है कि जितनी भी खबरें थी वो अब प्राइस पे डिस्काउंटेड है, अब बाजार रेंज में ही रहेगा? आप लोगों की राय क्रूड पर क्या है? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड बन रहे हो तो वो भी शेयर कर दीजिएगा। मैं क्रूडल की अगर नियर टर्म की बात करूँ तो जहां से रैली की शुरुआत हुई थी $65 से अभी वहां पे आके रुक चुकी है, क्योंकि जो ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है। और अभी साथ में सेकेंड फैक्टर ये है कि जो टैरिफ का जो न्यूज है वो अभी फिलहाल मार्केट के लिए इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, वो भी ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और सेकेंडरी जो बेटर देन एक्सपेक्टेड डेटा आ रहे हैं यूएस की तरफ से और जो समर डिमांड है तो प्राइस को जो है लोअर लेवल पे सपोर्ट दे सकता है। अगर इंट्राडे की बात करें तो 5,600 का जो कॉल ऑप्शन है अगर 170 के करीब आता है तो वहां पे बाई करें। स्टॉप लॉस हम 140 का रखे, टारगेट ऊपर में 210 का मेंटेन करके चले। ओके, आपको क्या लगता है मानव, आपको कच्चे तेल में क्या लग रहा है? और गिरावट बची है क्या क्रूड में?
जी विश्वनाथ जी, मेरे ख्याल से कच्चे तेल में अभी भी गिरावट पेंडिंग है। क्योंकि पेंडिंग से ज़्यादा, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, जितनी भी रिस्क प्रीमियम अब डेवलप होनी थी वो पूरी ही उतर गई है। 12-15% का राइज, अब 12-15% का फॉल, ऑलमोस्ट इसी बेस पे आ गए। तो जब तक 6050 6080 ऊपर में नहीं निकल रहा है, तब तक एक सेल ऑन राइज का व्यू ही रहना चाहिए। नीचे में भी अगर बेस देखें, WTI पे $55 का बेस है बिल्कुल, क्योंकि $55 से ही एक दो बार हमने पलटता हुआ भी देखा है क्रूड को। तो अगर इमीडिएट व्यू की, इमीडिएट बेस की बात करें तो क्रूड में बिल्कुल 5620 5650 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार सेल कर सकते हैं। ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 5700 का है, लेकिन वहां पे आता है तो एक बार सेलिंग कर सकते हैं विद द टारगेट्स ऑफ इमीडिएट 5500 के आसपास का टारगेट देख सकते हैं। आप बताइए बिटुपन, आपकी राय क्रूड पर? मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल में और डिक्लाइन इमीडिएटली लग रहा है कि $60 तक हो सकता है WTI का। फिलहाल भाव है 65 समथिंग, और ऑन द अपसाइड 68-70 पर मुझे नहीं लग रहा कि बाजार को कोई सस्टेन करने का कोई लॉजिकल रीजन मिलेगा अभी। रिस्क प्रीमियम तो ईज ऑफ हो गया है, और फिलहाल के लिए जो भी सप्लाई साइड इश्यूज है दैट्स, और जो हॉर्मुज का भी एक टेंशन था वो भी नहीं है, और ईरान का माल भी बाजार में एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, जिस तरह से थोड़ा टेंशन ईज ऑफ हुआ है। और रशिया से भी माल, अभी पूरे सप्लाई में कोई इश्यूज ही नहीं है, और डिमांड का भी वही बड़ा पिकअप नहीं है। सीजनल डिमांड था जो हमारा ड्राइविंग सीजन का, वो ऑलमोस्ट अभी खत्म होने जा रहा है। और फिलहाल के लिए जो सेंटीमेंट है मोस्टली टू बी बेरिश, $60 या 60 के नीचे भी आ सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ इसको थोड़ा सा पुल बैक में बेचे, क्योंकि बाजार थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट लेवल पे है, तो टेक्निकल सपोर्ट से कभी छोटा मोटा पुल बैक हो सकता है। तो MCX में 56 50 या 70 काफी स्ट्रॉन्ग रेंज, अपर रेंज है, वहां पे सेल के लिए मैं सलाह दूंगा, तो वहां पे मेरा प्रिफरेबल रेंज होगा। मुझे लग रहा है बाजार 5450 का टारगेट एक हो सकता है, 5790 का एक स्टॉप लॉस है, टारगेट एक्सटेंड भी हो सकता है 5300 तक। तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, सेल ऑन राइज इज मोर कंफर्टेबल, और यहाँ पे एग्रेसिवली कोई बाय पोजीशन का कोई मुझे लॉजिक फिलहाल की तो नहीं दिख रहा है। ओके, मैं बात करते मेटल्स की, कॉपर की बात करते हैं। कॉपर काफ़ी प्रीमियम में है कॉमेक्स पर। यहाँ पर भाव अगर देखें तो आज सुस्ती ज़रूर दिख रही है, लेकिन वहाँ पर कॉमेक्स पर 3 महीने की ऊंचाई पर है। आप मानव, क्या राय है कॉपर को लेकर? कॉपर में बड़ी तेजी अभी बची है, क्या हो रहा है कॉपर के मार्केट में? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से विश्वनाथ जी, कॉपर में ये तेजी अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि सस्टेन रहेगी। काफी धीरे धीरे रुक रुक के तेजी आ रही है, लेकिन बिल्कुल एक सस्टेन बेसिस पे इतनी मार्केट में बाइंग सेलिंग के बावजूद, वोलेटिलिटी के बावजूद कॉपर में इतना ज्यादा फॉल हमने नहीं देखा। एल्यूमिनियम और जिंक में भी वो मूव देखी, लेकिन कॉपर काफी रेजिलियंस दिखा रहा है मुझे लग रहा है नीचे में। अगर आप इन्वेंट्रीज की भी बात करें तो एलएमई इन्वेंट्रीज काफी ज्यादा ड्राई होते हुए दिख रहे हैं। शंघाई में भी वो इन्वेंट्री कम हो रहा है, लेकिन अगर आप सामने ही प्रीमियम्स भी देखें कॉमेक्स और एलएमई के, वो भी अब तक कम नहीं हुए हैं। तो ओवरऑल सप्लाई टाइटनेस है। आप आईसीएसजी की रिसेंट रिपोर्ट भी देखेंगे तो इतने सारे सरप्लस के बाद, 3 महीने के सरप्लस के बाद, अप्रैल के महीने में डेफिसिट रिपोर्ट किया है 50,000 टन का। तो अभी के लिए सारे ही फैक्टर्स जो यही संकेत दे रहे हैं कि कॉपर में तेजी बनी रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से बायो एंड डिप्स का स्ट्रैटेजी कंटिन्यू होना चाहिए ये साल। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखें तो कॉपर के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छा बेट हो सकता है बायो एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बना के। इमीडिएट बेसिस पे 891 का एक एंट्री लेवल हो सकता है, 887 का स्टॉप, 898 का टारगेट होना चाहिए। लेकिन एलएमई पे अगर लंबी तेजी की भी बात करें तो 10,200 अगर निकल जाता है, $10,000 10,200, मेरे ख्याल से एक और अच्छी तेजी की शुरुआत हो जाएगी। तो अच्छी तेजी की शुरुआत हो जाएगी, और अमेरिका की ओर शिपमेंट डाइवर्ट भी हुए, उस वजह से वहाँ पर कॉमिक्स पर प्रीमियम भी है। एलएमई पे शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज के भी वेयर हाउसेस के स्टॉक लगातार कम हो रहे हैं। आप बताइए दिव्या जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? बेस मेटल की बात करूँ तो मेरी टॉप पिक कॉपर के अंदर रहेगी। जैसे कि आपने कहा कि जो अमेरिका की और जो शिपमेंट डाइवर्ट हुए तो उसके वजह से सप्लाई की स्क्वीज हुआ है, एलएमई के अंदर इन्वेंट्री है जो घट रही है। और साथ ही साथ अगर मैं फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करूँ तो एक तरफ से जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुआ है, और तो एक पॉजिटिव फैक्टर है कॉपर प्राइसेस के लिए। साथ ही साथ डेटा जो आए हुए हैं यूएस के और से बेटर देन एक्सपेक्टेड। ओके,
आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, हालांकि आपके कॉल दर्शकों को मिल गए होंगे। तब तक मैं बिटुपन से राय ले लेता हूं। बिटुपन, आप बता दीजिए बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है? बेस मेटल में मुझे भी कॉपर बाई करना है। मेरा रेंज 80, मैंने जो बताया था आपको 887 नहीं 890 के आसपास मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि इतना नीचे नहीं आएगा। अभी मार्केट 893 के आसपास है, तो 890 के आसपास बाय करना चाहिए। असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट है, 910 का टारगेट रहेगा, 910 इज अ टारगेट, 890 के आसपास एंट्री, और आपका स्टॉप लॉस 884 का रहेगा। तो होल्डिंग परस्पेक्टिव से मुझे लग रहा है कॉपर में तेजी है। सरप्लस सिनेरियो से मार्केट अभी थोड़ा सा अभी स्ट्रॉन्ग ड्रॉडाउन भी हुआ है, तो ये सिनेरियो रह सकता है, तो इंडस्ट्रियल रिकवरी के साथ भी हो सकता है। तो कॉपर में मेरे हिसाब से फिलहाल बाय पे रहना चाहिए ऑन द डिक्लाइन और थोड़ा डिप्स में। ओके, सोने चांदी पर मानव आपसे बात नहीं हुई थी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? छोटा जवाब दे दीजिएगा, फिर ब्रेक पे जाएंगे। ये मेरे ख्याल से सोने चांदी में जो पिछले हफ्ते हमने बात की सुमन जी, उसी का मुझे लग रहा है चयन रहेगा। सोने में थोड़ी रिलीफ रैली बिल्कुल दिख सकती है, शायद 96,500 तक एक बार पॉसिबिलिटी है रैली आने की, बट ओवरऑल सोने में अभी भी स्ट्रेंथ कम दिख रही है, कॉन्फिडेंस कम है। चांदी के मुकाबले सोने में कॉन्फिडेंस कम है, तो बाय सिल्वर सेल गोल्ड का ये होगा। तो सोने में 96,200 के आसपास बेच सकते हैं एक बार। आज गोल्ड मेगा की एक्सपायरी भी है, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। 96,500 का स्टॉप होगा, 95,700 का टारगेट। सिमिलरली चांदी में 1,06,200 पे बाय कर सकते हैं, थोड़ा डिप पे 1,05,500 पे स्टॉप लॉस, और 1,07,800 का टारगेट पॉसिबल है चांदी। तो ये व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एग्री मार्केट का रुख करेंगे। मॉनसून को लेकर एक अहम अपडेट है जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मॉनसून की चाल कैसी है, उसका क्या असर हो रहा है, किन राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। मॉनसून के बारे में अपडेट ये है कि पिछले 5 सालों में सबसे तेज मॉनसून की एंट्री पूरे देश भर में हुई है। समय से 9 दिन पहले पूरे देश में मॉनसून पहुंच चुका है। 2020 के बाद पहली बार मॉनसून ने 26 जून तक देश को कवर कर लिया है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बचे हिस्से में भी मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, और 8 जुलाई की सामान्य तारीख से पहले ये मॉनसून की एंट्री हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जेनामणि जी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मॉनसून की एंट्री तो हो चुकी है पूरे देश भर में, अब इस हफ्ते के लिए किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है सर? तो अभी जो लेटेस्ट है मेनली तो जो हमारा उत्तर भारत है, जैसे काफी हेवी रेन चल रहा था, उत्तराखंड, हिमाचल, और उसी के साथ साथ जो पंजाब, हरियाणा, इवन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ कम बारिश हुआ था वहां भी अभी रहेगा 2 से 3 दिन मैक्सिमम, और ज्यादा पीक आज ही रहेगा। और उसी के बाद जो पूर्व भारत है, क्योंकि हमारा एक कम दबाव का क्षेत्र अभी भी बना हुआ है बांग्लादेश और गैंगेटिक वेस्ट बंगाल और उत्तर पश्चिम जो बे ऑफ बंगाल है, नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। तो बिकॉज ऑफ दैट लो प्रेशर सिस्टम तो हैवी टू वेरी हेवी रेन तो विल कंटिन्यू, जैसे नॉर्थ उड़ीसा है, झारखंड है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, और उसी के साथ साथ GW भी तो है ही है। तो यही रेन रहेगा। लेकिन जो पश्चिम भारत जैसे गुजरात है, और उसी के साथ साथ दक्षिण राजस्थान है, और उसी के साथ साथ हमारा जो वेस्टर्न घाट है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, रेन अभी धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा रेन नहीं होगा। तो यही अभी अपडेट है। तो लेकिन वही है कि रेन का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है सबसे इस सीजन का। ओके सर, एक सवाल जुलाई की बारिश को लेकर कि जून तो अब बीत गया, जुलाई में किस तरह की बारिश हो सकती है पूरे महीने के लिए? मौसम विभाग का क्या अनुमान है जुलाई के महीने के लिए सर? आज एक्चुअली हमारा चल रहा है अभी उसकी खोज खबर, मतलब उसकी चल रहा है फाइनल। अभी 5 बजे आज प्रेस रिलीज है, तो उसमें निकलेगा कि जुलाई का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, एक्टिविटी कैसा रहेगा। क्योंकि जुलाई आउट ऑफ 4 मंथ जुलाई पीक माना जाता है। इसकी नॉर्मल 28.4 सेंटीमीटर होता है, जैसे जून का 16 सेंटीमीटर है, लेकिन जुलाई में काफी बारिश होता है। तो जुलाई डिसाइड एज यू नो ऑल रिलेटेड टू हाइड्रो, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो सभी का इंतजार है। बस शाम को 5 बजे हमारा निकलेगा प्रेस रिलीज, उसमें से वी विल बी हाईलाइटिंग मतलब एक्टिविटी क्या रहेगा। ओके, तो हम इंतजार करेंगे सर 5 बजे का, और फिर आपके अनुमान को चलाएंगे भी। सर, अब खेती के लिहाज से जुलाई का महीना काफी अहम होता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया था। सर, डिस्ट्रीब्यूशन अब तक किस तरह का रहा है जून में, और आगे क्या इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहेगा? और एग्री बेल्ट, खास करके खरीफ फसलों के लिए जो मेजर बेल्ट है, वहां पर किस तरह की बारिश की उम्मीदें की जा रही है सर?
हाँ, जैसे अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें तो कोई पैटर्न नहीं मिला जो डेफिशिएंट पॉकेट है। हाँ, जरूर उत्तर पूर्वोत्तर राज्य तो डेफिशिएंट है, लास्ट ईयर कभी कभी हो जाता है, मेजोरिटी टाइम हो रहा है। तो अभी जैसे असम, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, और वो तो डेफिशिएंट है। उसी के साथ साथ जो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल है, और बिहार है, और छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, रायलसीमा, विदर्भ, कोस्टल आंध्र प्रदेश, इसमें कम बारिश मिला। ऐसे कि नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड एक जोन राइट फ्रॉम बिहार और छत्तीसगढ़ और जो पूर्व जो रहता है दक्षिण का राज्य, तो कुछ हिस्सा मिला। हर साल में थोड़ा पॉकेट होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अच्छा बारिश हुआ है। जो कभी कभी लेट में रेन होता था और डेफिशिएंट अगस्त तक कंटिन्यू करता था, अभी पूर्व उत्तर प्रदेश भी अच्छा रेन हुआ है। तो ये उम्मीद है कि आगे ये मेकअप होना चाहिए। अभी क्या फोकास निकलता है जुलाई, डिपेंड्स है। ओके सर, तो ये आगे की फसलों के लिए भी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। सर, एक सवाल राजस्थान को लेकर के, राजस्थान के बहुत सारे कारोबारी है और ग्वार पे हमारे बहुत सारे किसान आते भी है। राजस्थान में क्या अच्छी बारिश हो रही है? क्या आगे भी ये कंटिन्यू होगी इस तरह की रफ्तार? राजस्थान में तो इस बार मैं ये बताऊं कि सर, राजस्थान में मई में बहुत बारिश हुआ, जून में भी अभी ट्रेंड जारी रहा। तो राजस्थान, गुजरात तो सबसे ज्यादा बारिश हुआ है जो नॉर्मल है। तो अगर देखें तो एक्सेस रेन हुआ है गुजरात, राजस्थान में जून में। तो ओनली सब डिवीजन जो जून 2025 में एक्सेस रेन मिला है वो गुजरात है, चाहे सौराष्ट्र का जो बोले, गुजरात रीजन बोले, राजस्थान, पूर्व राजस्थान, पश्चिम राजस्थान, और उसी के साथ साथ जो झारखंड है, जैसे आपने देखा होगा कि झारखंड में थोड़ा बाढ़ का स्थिति हुआ था, वहां भी एक्सेस मिला है। आउट ऑफ ऑल सब डिवीजन ओनली दीज 5 सब डिवीजन हैव रिसीव्ड एक्सेस। तो यानी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और ये एग्री के लिए मेजर बेल्ट भी है और साथ ही कमर्शियल क्रॉप को लेकर। आखिरी सवाल सर, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपने काफ़ी समय दिया हमें। सर, आखिरी सवाल मुंबई को लेकर। मुंबई में भी पिछले कुछ दिनों से बारिश की रफ्तार धीमी है, क्या कब यहाँ पे रिवाइवल की संभावनाएं बन रही है सर? मुंबई में आप बिल्कुल जैसे बोला, लास्ट वाला 19 जून में हुआ था, उसका पहले वाला फिर मई में 26, 27 एडवांस के टाइम में हुआ था। 2 स्पेल हैवी रेनफॉल मिला है और बाकी मॉडरेट मिला है। अभी बॉम्बे का एक्चुअली एक्टिविटी काफी जुलाई अगस्त में होता है। अभी एक्चुअली हमारा प्रेडिक्शन तो नहीं आया, अभी देखना है कि मुंबई का जुलाई अगस्त में कैसा रेन रहेगा। शुक्रिया सर, उम्मीद करते हैं कि जुलाई में भी इसी तरह की भारी बारिश की जो आप लोग रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं वो जारी रहे जुलाई में, क्योंकि जुलाई खरीफ फसलों को लेकर काफ़ी अहम होता है और किसान सबसे ज़्यादा खेती खरीफ फसलों की, धान की खेती के लिए तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पूरी तरह से धान की खेती हमारे देश में मानसून की बारिश पर ही निर्भर करती है। और अच्छी बारिश होती है मानसून के सीजन में तो आगे जो रबी फसलों की खेती होती है नवंबर दिसंबर में, उसके लिए भी अच्छा मॉइस्चर मिल पाता है, अच्छी नमी मिल पाती है, इसलिए काफ़ी अहम होता है। शुक्रिया सर। चलिए, जीरे में जो रफ्तार दिख रही है, क्या ये रफ्तार बनी रहेगी, ये चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ किशोर शाह हैं, कारोबारी हैं ऊंझा के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने शॉर्ट नोटिस पे वक्त निकाल लिया हमारे लिए। सर, जीरे को लेकर अब क्या खबर है सर? एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है, घरेलू डिमांड कैसी है? जी नमस्कार। क्या हुआ था, जीरा जब अपने वापस मार्च से चला था जीरा, तो 20 रुपए तक अच्छी तेजी बनी रही थी, वहां से करीबन 40 से 50 रुपए की तेजी आई थी। लेकिन वहां से जब बाजार वापस नीचे की तरफ गया तो वापस वो भाव आ गया, 190 तक ट्रेड हो गया जीरे के अंदर। अब वहां से वापस तेजी बनी है, तो कम से कम 10 से 15 रुपए की तेजी अभी बनी है वायदे के अंदर, और हाजिर के अंदर करीब 20 रुपए की तेजी आई है मैम सर। तो अब मेरे को लगता है वहां से कि यहाँ से जो अभी आपको एक बात बता दें कि इस बार चाइना के अंदर बहुत ही अच्छा क्रॉप है, लास्ट ईयर से ज्यादा क्रॉप है, तो एक्सपोर्ट की डिमांड तो बहुत ही स्लो है, इतना कोई एक्सपोर्ट नहीं है। लेकिन हाजिर डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि हाजिर के अंदर 2 महीने से डिमांड बहुत स्लो थी, उसकी वजह से डिमांड बनी है। ये डिमांड थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन ज्यादा आगे जाके इतनी कोई डिमांड बनने वाली नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, तो वहाँ 5-7 रुपए की और तेजी बन सकती है, मैं इससे ज्यादा तेजी नहीं डालता हूँ। ओके, ज्यादा तेजी आपको नहीं लग रही। क्या करना चाहिए जिनके पास माल है जीरे का, वो अभी निकल जाए करंट लेवल पे या बने रहे? कोई अच्छा, एक और बात बता दूं आपको कि जनरली जो डिमांड, जैसे ये मंदी का पीरियड खत्म हो चुका है, तेजी आगे इसलिए बनी है कि अब 15 जुलाई से लगा के आपको दिसंबर तक ये सब फेस्टिवल चालू हो जाएंगे, सीजन चालू हो जाएगी डिमांड की, क्योंकि वहाँ मैरिज सीजन भी आएंगे, नवरात्रि भी आएगी, दुर्गा पूजा भी आएगी, दीपावली भी आएगी, तो वहाँ थोड़ी डिमांड बनेगी। अभी थोड़ी डिमांड इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आगे जाके डिमांड बनेगी, वहाँ एक अच्छा तेजी का मतलब वापस बाउंस बैक रहेगा। लेकिन अभी के हिसाब से कुछ ज्यादा मतलब मंदी भी नहीं लगती है, 5-7 रुपए घट सकता है, 5-7 रुपए बढ़ सकता है। यदि किसी के पास माल नीचे भाव पड़ा तो मुनाफा मिला तो बेच सकते हैं,
अदरवाइज थोड़ा होल्ड करके आगे बेच सकते हैं। चलिए, अच्छी राय है, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड कर दिया जीरे में क्या कुछ हो रहा है। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। जाने से पहले मानव आपका, दिव्या गगलानी जी आपका और बिटवन आपका, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और नॉन एग्री मार्केट पे राय दी। चलिए, अब हमारे सहयोगी शरद को जोड़ने का वक्त हो गया। शरद, क्या कुछ लेकर आ रहे हैं आगे? तो बिल्कुल विश्वमोहन, जो एफएनओ एक्शन है वो उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, कहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स होने वाले हैं, शॉर्ट्स होने वाले हैं, कमाई के क्या ज़रिए बनेंगे, एक कंसोलिडेटेड मार्केट है, ये सब हम लेके आने वाले हैं अगले शो एफएनओ जंक्शन में।